रूसी अर्थव्यवस्था गिर रही है और पुतिन की मौत की कीमत हर जगह दिख रही है। कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूर 5 महीने से वेतन बकाया पर हड़ताल पर हैं और 2,50,000 रूसी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। यही वित्तीय संकट है जिसकी वजह से पुतिन का केंद्रीय बैंक एक घातक विरोधाभास में फंसा हुआ है। ब्याज दरें घटाने का मतलब है 1990 के दशक जैसी हाइपर इन्फ्लेशन, लेकिन उन्हें ऊंचा रखने का मतलब है कि कंपनियां चारों तरफ दिवालिया हो रही हैं। यह हताश वित्तीय घबराहट पुतिन के सहयोगियों को अराजकता में धकेल रही है। ल्यूक ओनेल प्रतिबंधों से बचने के लिए विदेशी संपत्तियां बेचने की कोशिश करता है। इसने अंतिम क्षण में गुनावोर नामक कंपनी के साथ सौदा किया, जिसे पुतिन के करीबी दोस्त तिमोशेंको ने स्थापित किया था, लेकिन यह सौदा तुरंत ही उजागर हो गया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इस कंपनी को क्रेमलिन की कठपुतली कहा और गुनावोर ने तुरंत ही अपनी पेशकश वापस ले ली, जिससे यह साबित हो गया कि रूस पश्चिम की अनुमति के बिना अपनी खुद की संपत्तियां भी नहीं बेच सकता। यही वजह है कि यहाँ तक कि रूसी प्रचारक भी कह रहे हैं कि रूस पतन की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण बहुत सीधा है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है। सुनिए। वास्तविक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्र फिर से रक्षा उद्योग में काम करने वालों को छोड़कर एक या दूसरे रूप में बहुत ही निराशाजनक स्थिति में है, क्योंकि पैसा महंगा हो गया है। ये दुखद है क्योंकि पैसा महंगा है। मूल्यह्रास बढ़ रहा है, लागतें बढ़ रही हैं और सस्ती आवरण सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ, दुनिया भर से क्रेडिट मनी आती है। हर कोई नकदी प्रवाह की कमी का सामना कर रहा है और हम फिर से वस्तु विनिमय सौदों की वापसी देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1990 के भूले बिसरे दिनों में था। 1990 और बेशक इन हालात में कोई आर्थिक विकास नहीं हो सकता। कोई विकास नहीं हो सकता। यह बताना महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति एक रूसी युद्ध ब्लॉगर है जो चाहता है कि रूस मूल रूप से यूक्रेनी राष्ट्रीयता को मिटा दे। वह रूसी संसद के पूर्व सलाहकार भी हैं और इन सबके अलावा वह एक रक्षा कार्यकारी भी हैं, यानी वह पुतिन की इस खर्चीली मुहिम से फायदा उठा रहे हैं। फिर भी वह कहते हैं कि रूस पूरी तरह पतन की ओर बढ़ रहा है। मैं समझाना चाहता हूं कि जब कहते हैं पैसा महंगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। देखिए, रूस में ब्याज दरें 165% हैं। मतलब अगर आप कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है जो लोन लेना चाहता है, अगर आप नई फैक्ट्री या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ब्याज देना होगा। और यही बात वो कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। रूसी व्यवसाय अब कर्जों पर रिकॉर्ड मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस में उत्पन्न होने वाले सभी व्यावसायिक मुनाफे का लगभग 36% हिस्सा सिर्फ कर्ज की किस्तें चुकाने में जा रहा है और सभी कर्जों में से 25% की किस्तें बकाया हैं, यानी कंपनियां अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं और इससे कभी भी दिवालिया होने की लहर आ सकती है। यही वजह है कि रूसी कंपनियां और रूसी ओलिगार्क्स केंद्रीय बैंक की गवर्नर से ब्याज दरें और भी तेजी से घटाने की मांग कर रहे हैं, जितना कि वह अभी कर रही हैं। लेकिन केंद्रीय बैंक के अनुसार यह भी कोई अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि इससे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, जिससे आर्थिक पतन हो सकता है। सुनिए। जिस तरह से अलेक्जेंडर दिमित्रिएविच, वैसे अलेक्जेंडर दिमित्रिएविच जोकोव ने यह मुद्दा उठाया कि एक और विकल्प गायब है। क्या गायब? मौजूदा अपेक्षाकृत ऊंची महंगाई को देखते हुए क्या हम मुख्य दर को 3-4% तक कम कर दें? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा आर्थिक विकास को। हम ऐसा विश्लेषण तैयार करेंगे। हमने इस पर सहमति जताई, लेकिन मुझे ही पूरा यकीन है हाइपर इन्फ्लेशन की ओर बढ़ता रास्ता दिखाने के लिए कैसा दिखता है। हालांकि इस कमरे में ज्यादातर लोग इस स्थिति से सीधे परिचित हैं। हमने कहा हम इसके माध्यम से 1990 के दशक में, आपको याद है, बहुत अच्छे से याद है कि क्या हुआ था आर्थिक के साथ 1990 के दशक में विकास और निवेश, और वहां थी दीर्घकालिक रूबल ऋण। उस समय जो हुआ वह था अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली का पूरी तरह से डॉलर का ऋण। क्या आपको पारंपरिक इकाइयां याद है? मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से जोड़ा गया था और दुकानों में भी ऐसा ही था, है ना? और मौद्रिक नीति, जिसे हम अत्यधिक मांग की अवधि के दौरान अपना रहे हैं, जब हमारे पास आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन है, का उद्देश्य ठीक यही है कि हम फिर से उसी स्थिति में न पहुंच जाएं, फिर से वहां न पहुंचें। अब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें ऊंची क्यों रख रहा है? इसका कारण महंगाई से लड़ना है, लेकिन यह महंगाई किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद व्लादिमीर पुतिन की वजह से हो रही है।
क्रेमलिन ने सोचा था कि वह नोट छापकर जीत हासिल कर सकता है, लेकिन असलियत में पुतिन जो छाप रहे हैं वह सिर्फ महंगाई है। जैसा कि चार्ली मंगर ने कहा था, महंगाई वही चीज है जिससे सभ्यताएं खत्म होती हैं। यही वजह है कि रूसी केंद्रीय बैंक हाइपरइन्फ्लेशन नहीं चाहता, और यह बताना जरूरी है कि रूसी केंद्रीय बैंक शायद रूस में बची हुई एकमात्र सक्षम संस्था है। वे हाइपरइन्फ्लेशन रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां केंद्रीय बैंक महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पुतिन बस पैसे छापने की मशीन चला रहे हैं। और इसका मतलब है कि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब है कि महंगाई अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है और ऊंची ब्याज दरें भी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं। महंगाई बढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। देखें, रूस की एक अंतरिक्ष कंपनी की बिजली काट दी गई क्योंकि वे अपना कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। यह किसी भी कंपनी के लिए बुरी स्थिति है, लेकिन अंतरिक्ष कंपनी के लिए और भी भयानक है। जब मैंने इस कहानी की गहराई में जाना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस कंपनी पर बहुत सारा कर्ज है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर करीब अमेरिकी डॉलर 6,50,000 का कर्ज है, जो रूबल में और बढ़ जाता है। और इसके ऊपर से ऊर्जा के सप्लायर जिनका पैसा इन्हें देना है, वो काफी समय से कंपनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसी वजह से आखिरकार ऊर्जा सप्लायर ने बिजली काट दी। यह कोई अलग घटना नहीं है जिसे लोग बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। ऐसी समस्याएं पूरे रूसी अर्थव्यवस्था में हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आर्थिक समस्याओं के कारण 2,50,000 रूसी लोगों की नौकरियां चली गई हैं। यह संख्या रूसी श्रम मंत्रालय की ओर से है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सोचें तो बात समझ आती है। क्रेमलिन प्रेस को चुप करा सकता है, लेकिन खाली पेटों को चुप नहीं करा सकता। और इसका मतलब है कि हालात इतने खराब हो रहे हैं कि यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों को भी इसकी रिपोर्ट करनी पड़ रही है। इस रूसी परमाणु फैक्ट्री को देखें, जिसे पुतिन हाल ही में लेकर शेखी बघार रहे थे। इस फैक्ट्री ने एक नई तकनीक या नया तरीका विकसित किया है, जिससे वे बहुत सारा परमाणु ईंधन फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अच्छी खबर है, लेकिन जिन्होंने यह काम किया वे जून से वेतन न मिलने पर हड़ताल पर हैं। यह लगभग 5 महीने हो गए हैं, और यही वजह है कि ये लोग वाकई में नाराज हैं। हम ऑर्गानेर्गोस्ट्रॉय, दिमित्रोवग्राद, उल्यानोव्स्क क्षेत्र से हैं। हम 2020 से इम्बर साइट पर मीर में काम कर रहे हैं। हाल ही में जून से हमें वेतन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। हर महीने भुगतान 1 से 1.5 महीने देर से होता है। इसी के अनुसार अवकाश वेतन, यात्रा भत्ता, अग्रिम और बाकी सब कुछ भी देर से मिलता है। इस समय वेतन में देरी पहले ही 2 महीने तक पहुंच चुकी है। हम आग्रह करते हैं कि आप इस स्थिति की जांच कर हमारी मदद करें, क्योंकि लोगों के पास अब जीने को कुछ नहीं बचा। वे अपने लोन नहीं चुका पा रहे हैं, कर्ज बढ़ गए हैं और बाकी सब कुछ भी। जहां हम इम्बेर साइट पर काम करते हैं, वहां रहने की स्थिति भी खराब है। शौचालय भरे रहते हैं, खाली नहीं होते और पानी भी खुद खरीदना पड़ता है। दोपहर का खाना बंद कर दिया गया है, काफी समय से कोई खाना नहीं दिया गया है। जहां तक परिवहन की बात है, हमें खुद ही काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई परिवहन सुविधा नहीं है। जो मजदूर डॉर्म में रहते हैं, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। पानी बंद किया जा रहा है और हमें अपने खर्चे पर ही मकान किराए पर लेना पड़ रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि और क्या करें। हम पहले ही अभियोजक कार्यालय में अपील कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अलेक्जेंडर इवानोविच, हम आपसे बहुत ईमानदारी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस स्थिति को सुलझाएं। केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, कोई और नहीं है। जो लोग समय पर नहीं आ सके, वे भी आपसे बहुत अनुरोध कर रहे हैं। हम आपके बेहद आभारी होंगे। पहले से ही धन्यवाद। फिर वही बात, यह कोई अलग घटना नहीं। पूरे रूस में बिना वेतन के बकाया राशि 2 अरब रूबल तक पहुंच गई है। अमेरिकी डॉलर में यह करीब 25 मिलियन डॉलर है, जो किसी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप रूस में औसत वेतन के आधार पर गणना करें, तो यह बिना वेतन की स्थिति लगभग 50,000 लोगों को प्रभावित कर रही है। और यह निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या है कि पुतिन भी तनाव में है। इसका कारण यह है कि जब वेतन रुक जाता है तो उम्मीद भी रुक जाती है। यूक्रेन वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर रूसी अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो सरकार को भी नुकसान होगा। जब लोगों को वेतन नहीं मिल रहा होता है तो रूसी संघीय कर सेवा उन भुगतानों पर टैक्स नहीं लगा सकती और उन भुगतानों पर वैसे शुल्क नहीं लगा सकती जैसे वे आमतौर पर लगाते हैं। इसका मतलब है कि रूसी टैक्स कम हो रहे हैं।
जिससे पुतिन के बैंक खाते और मोर्चे पर असर पड़ता है। असल में अक्टूबर में रूसी संघीय बजट की आय साल दर साल 12% से भी ज्यादा गिर गई। यह अच्छी खबर है क्योंकि बजट की आय घटने से रूसी घाटा बढ़ता है। रूसी मीडिया भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोमरसांत के अनुसार रूस का बजट घाटा बढ़ गया है और फिर से घाटे में है। अक्टूबर में वार्षिक बजट राजस्व खर्च से 0.4 ट्रिलियन रूबल और पीछे रह गया। संघीय बजट घाटा 400 अरब रूबल और बढ़कर 4.2 ट्रिलियन हो गया, जो लगभग 51 अरब डॉलर या जीडीपी का 1.9% है। वित्त मंत्रालय की नवीनतम गणनाओं के अनुसार वर्ष के अंतिम 2 महीनों में खर्च और राजस्व के बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा, जो 5.7 ट्रिलियन रूबल या जीडीपी का 2.6% तक पहुंच जाएगा। कारण तेल और गैस राजस्व तथा अन्य बजटीय आय के लिए घटती उम्मीदों के बीच आवश्यक सरकारी खर्च का अपरिवर्तनीय स्तर। आवश्यक सरकारी खर्च का प्रेरित स्तर। यह रूसी में कहने का तरीका है कि व्लादिमीर पुतिन ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसे रूसी अर्थव्यवस्था सहन नहीं कर सकती। कौन जानता था इतनी कवरेज के बाद मेरी रूसी इतनी सुधर जाएगी। यही वजह हो सकती है कि हम देख रहे हैं कि रूस में रक्षा कंपनियां इस युद्ध के शुरू होने के बाद पहली बार वास्तव में धीमी पड़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वे फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पुतिन युद्ध रोकना नहीं चाहते। इसी कारण रूस में रक्षा कंपनियां आखिरी होंगी जो सच में अपनी लाइट्स बंद करेंगी। इन फैक्ट्रियों में वेतन कट रहा है और कुछ जगहों पर छंटनी हो रही है। इन कारणों से रूसी केंद्रीय बैंक भी चेतावनी दे रहा है कि अर्थव्यवस्था साल के अंत तक मंदी में जा सकती है। जैसा कि रूसी मीडिया ने बताया, उन्हें उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर में राजस्व गिरावट जारी रहेगी। अब इस रुझान के पीछे सबसे बड़ा कारण नए अमेरिकी प्रतिबंध हैं। साथ ही अमेरिका यह भी देख रहा है कि रूस इन प्रतिबंधों का कोई तोड़ ना निकाल सके। आपको ल्यूक ओयल याद है? ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में उसे 2 प्रतिबंधित देशों में शामिल किया और इसके अलावा यह रूस की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी थी और इनकी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मौजूदगी थी। उनकी एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका और अमेरिका में भी गतिविधियां हैं। मेरी रिसर्च के अनुसार ऐसा लगता है कि उनके पास न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में लगभग 100 या उससे ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। देखिए, प्रतिबंधों की वजह से उनके पास अपनी सारी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां बेचने के लिए सिर्फ 1 महीना था, तो उनके पास 22 दिसंबर तक का समय है, यानी अब से 10 दिन बाकी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको बहुत कम समय में अपनी संपत्ति बेचनी पड़े तो आप क्या करते? और जाहिर है आप सबसे अच्छा दाम पाना चाहेंगे, है ना? जब आप कुछ बेच रहे हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि कई कंपनियां आपको ऑफर भेजें ताकि आप उन्हें एक दूसरे के खिलाफ बोली लगवा सकें और उम्मीद करें कि आपको सबसे अच्छा दाम मिले? ल्यूक ओनेल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्विट्जरलैंड की गुनावर कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया ताकि वे अपनी अंतरराष्ट्रीय संपत्तियां बेच सकें। ऐसा लगता है जैसे इस कंपनी को अच्छी कीमत पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। गुनावर कंपनी का इतिहास काफी जटिल है, इतना तो कहा जा सकता है। तो चलिए चार्ली केली की टोपी पहनते हैं और जानते हैं वो इतिहास क्या है। इस गुनावर कंपनी की स्थापना 2 अरबपतियों ने 2000 में की थी। इनमें एक स्वीडिश अरबपति ट्रूबॉन थे, जिनका नाम मैं ठीक से नहीं बोल सकता, लेकिन हम इनका चेहरा दिखाएंगे। और दूसरे व्यक्ति एक रूसी अरबपति या रूसी ओलिगार्क थे, जिनका नाम टाइमोशेंको था। ये टाइमोशेंको महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने रूस में दौलत बनाई। 90 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग, वही शहर जहां से पुतिन आते हैं, साथ ही 90 के दशक में पुतिन उस शहर के डिप्टी मेयर थे। हाँ, डिप्टी मेयर। पुतिन की जिम्मेदारियों में से एक थी विदेशी व्यापार और ऊर्जा सौदों की निगरानी करना, और उसी समय टिमोशेंको भी उसी शहर में तेल का व्यापार कर रहे थे। तो मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इस आदमी और पुतिन के बीच कुछ हाथ मिलाए जा रहे थे। खैर, फिर 2000 में ठीक उसी समय जब पुतिन क्रेमलिन में प्रवेश कर रहे थे और राष्ट्रपति बन रहे थे, यह कंपनी स्थापित की गई। अब यह कंपनी स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो यह कोई रूसी कंपनी नहीं है। लेकिन अचानक यह कंपनी रूसी तेल निर्यात में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाती है। उन्हें पाइपलाइन डील्स मिलती हैं, टर्मिनल डील्स मिलती हैं, और वे रूस में राज्य से जुड़े उत्पादकों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लेते हैं। यह बहुत तेजी से हुआ उभार था, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। इसलिए लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया।
शायद पुतिन का इस कंपनी की सफलता में हाथ है और शायद पुतिन का इस बात में भी हिस्सा है कि यह कंपनी कितने पैसे कमाती है। खैर, आप लोग रूस से जुड़े मामलों में वह सुनहरा नियम जानते हैं। रूस से आने वाली किसी भी खबर पर जब तक क्रेमलिन उसका खंडन नहीं कर देता तब तक किसी भी बात पर विश्वास मत करो। खैर, 2007 में क्रेमलिन ने सार्वजनिक रूप से आकर कहा, अरे पुतिन का इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है। क्या आप लोग इसके बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? इंटरनेट ऐसे ही काम करता है। अब यह सब इतना भी बुरा नहीं है। 2014 में पुतिन द्वारा क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूसी ओलिगार्क तिमोशेंको ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। रूसी ओलिगार्क होने के कारण प्रतिबंध की घोषणा से एक रात पहले इस आक्रमण के बाद अब इस बेहद सौभाग्यशाली समय को देखने के कुछ तरीके हैं। आप कह सकते हैं कि शायद वे बस किस्मत वाले थे, समय अच्छा था, या आप कह सकते हैं कि यह सब एक दिखावा था। इसका अब भी कंपनी पर मजबूत प्रभाव और शायद मालिकाना हक है जिससे अप्रत्यक्ष रूप से पुतिन का कंपनी पर नियंत्रण है। अब अगर गोदिक रैंडम यूट्यूबर ये सब जान सकता है तो आप जानते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इसके बारे में जानती हैं। सोचिए, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया और बयान जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए। जब तक पुतिन ये बेवजह की हत्याएं जारी रखते हैं, क्रेमलिन की कठपुतली गुनोवार को संचालन या मुनाफा कमाने का लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा। यह ट्रेजरी विभाग का बयान है जो इस कंपनी की जरूरी जानकारी देता है। क्रेमलिन की कठपुतली। गुनोवार के सीईओ ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा, हमारा क्रेमलिन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसी बयान में उन्होंने ल्यूक ऑयल की संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव भी वापस ले लिया। वह कह रहे थे, अरे वो गैर कानूनी बातें जिनका इल्जाम आप हम पर लगा रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जब आपने ये बात उठाई है तो हम इसे वैसे भी रोक देंगे। यह रूस के लिए बड़ा झटका है क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी थी और इनकी वैश्विक मौजूदगी थी। जो लोग कहते हैं कि अमेरिकी डॉलर का असर घट रहा है, उनके लिए यह इसका उल्टा साबित करने वाला बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका एक ट्वीट से तय कर सकता है कि दुनिया में कहीं भी रूसी कंपनी अपनी संपत्ति बेचे या नहीं। अगर इसे वैश्विक रिजर्व मुद्रा नहीं कहते तो और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मुझे यकीन है आप लोग जरूर कोई उदाहरण ढूंढ लेंगे जिसमें कोई अजनबी चीन से 200 युआन में 2 ड्रोन खरीद रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन अमेरिकी डॉलर की जगह ले रहा है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि रूस अमेरिकी डॉलर की जगह ले रहा है। रूबल शायद अभी है, लेकिन रूस की ताकत का भ्रम अब खत्म हो गया है। आखिरकार सिर्फ एक ही देश है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित कर सकता है और वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। हम रूसियों को उनके हर प्रचार अभियान की शुरुआत पर ये याद दिलाते रहेंगे। अब जाहिर है ये आप लोगों के समर्थन के बिना संभव नहीं हो पाता, तो आपके लाइक करने, सब्सक्राइब करने और मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम बिजनेस बेसिक्स ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरा नाम सैम है, अगली बार मिलूंगा।